Okay class, let's start with CGS. Now we will do CGS statement along with figures so that you have a good idea. कल भी हम लोगों ने along with figures ही किया था, आज दोबारा इसको करते हैं so that you have a better idea of how do you make cost of goods sold statement. Now cost of goods sold for manufacturers differs slightly from cost of goods sold for merchandisers. Now this is the point. When we talked about merchandisers, हमने क्या कहा, उसकी इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती है? Merchandisers. We talked about two different types of enterprises, manufacturers, merchandisers. Manufacturers की कितनी किस्म की इन्वेंट्री होती है? Two, 1, 3, 4, 5, 0. Okay. Let's have a look at it. Let's have a look at it. देखें इसमें कौन कौन सी इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल. देखिए इन्वेंट्री ये है, इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग दोनों होगा. ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब ये है कि द ओपनिंग इज व्हेन यू स्टार्ट द डे और द ईयर और द मंथ और द पीरियड, व्हाटएवर इज द पीरियड, चाहे वीक है, चाहे मंथ है, चाहे क्वार्टर है, चाहे वीक डे है, तो ओपनिंग उसको बोलते हैं. एंड क्लोजिंग इज व्हेन द पीरियड फिनिशेस. पीरियड के आखिर में. अगर पीरियड आप रखते हैं एक दिन तो दिन का आखिर, अगर आप पीरियड एक मंथ रखते हैं तो मंथ का आखिरी दिन, अगर पीरियड आप एक साल रखते हैं तो साल का आखिरी दिन, पीरियड एक क्वार्टर रखते हैं तो क्वार्टर का आखिरी दिन. सो दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अदरवाइज अगर इन्वेंट्री देखी जाए तो मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है? हमने क्या कहा था? व्हाट डू मैन्युफैक्चरर्स डू? रॉ मटेरियल लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स. सो दैट मींस दे स्टार्ट ऑफ विद रॉ मटेरियल, कन्वर्ट इट इनटू वर्क इन प्रोसेस and then into finished goods. Okay, so that means they have three types of inventories: raw material, work in process, finished goods. Okay, now let's talk about merchandisers. What do merchandisers do? What do merchandisers do? They buy finished good, sell finished good. तो इसका मतलब उनके पास कितनी किस्म की इन्वेंट्री है? Only दो कहां से आई? फिनिश गुड्स. दे ओनली हैव फिनिश गुड्स इन्वेंट्री. उनके पास सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है. ठीक है, यानी उन्होंने फिनिश गुड्स खरीदे और फिनिश गुड्स बेच दिए. अब हम लोग यहां पे लेते हैं रॉ मटेरियल, उसको स्टोर में रखते हैं, फिर उसको बनाते हैं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग रूम में और फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद उसको वेयर हाउस, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में बेच देते हैं. मर्चेंडाइजर क्या करता है? उसके पास एक ही स्टोर है, वो मंगवाता है फिनिश गुड, उसके अंदर रखता है, जब बेचेगा यहां से निकाल देगा, बस. तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्चेंडाइजर्स के लिए ये सब कुछ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ऑन द स्लाइड, सॉरी नॉट ऑन द स्लाइड, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, ये सब कुछ इसमें नहीं आएगा. सो विच पोर्शन इज रेलेवेंट फॉर मर्चेंडाइजर्स? ये वाला पोर्शन, ये वाला, फ्रॉम हियर टिल हियर. बट द प्रॉब्लम इज CGM वहां पे नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. वो तो मैन्युफैक्चर कोई चीज नहीं कर रहे ना, उनके पास ओपनिंग फिनिश गुड पड़ा होता है और फिर बाकी चीजें वो लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं. तो उनके यहां पे परचेजेस आ जाएगा. ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया था, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस आता है, जब प्रोसेस में आ जाते हैं और जब फिनिश हो जाता है तो फिनिश गुड में चला जाता है. वेयर एज मर्चेंडाइजर्स, वो तैयार मार्कर्स खरीद लिया, पहले से मार्कर पड़े थे 5, आपने खरीद लिए 10, आपके पास कितने हो गए अवेलेबल फॉर सेल? 15. कितने आपने बेच दिए? आखिर में गिने कितने रह गए हैं? 2 रह गए, तो इसका मतलब 13 आपने बेच दिए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस, सिंपल. सो दिस पोर्शन इज फॉर मर्चेंडाइजर्स एंड दिस होल इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स. गॉट द आइडिया? Okay, so merchandising company, they would start with beginning merchandising inventory, which is opening finished goods. Add purchases to it, purchases add हो गई. They will subtract ending merchandise inventory, ending finished good, closing finished good minus, they will get CGS. सही है? ये भी हो गया. Now, when we move on to manufacturing concern, तो फिर यहां पर जो चीज आएगी वो CGM आएगी, जिसके साथ ऐड होगा. परचेज तो हम रॉ मटेरियल करते हैं, वो तो वहां पे है. तो इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके का है. सिर्फ फर्क यहां पर ये आ गया कि यहां पर CGM आ गया और यहां पर परचेजेस. दिस इज द ओनली डिफरेंस.
ठीक है, गॉट द आइडिया। इससे पहले तक जो आपने पढ़ा था वो सारा ये था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं। सो वी आर स्टडीइंग दिस। अब इसके जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो इसमें दो पोर्शंस और ऐड कर देंगे। एक तो ये पोर्शन ऑलरेडी, अब इसके साथ एक पोर्शन वर्क इन प्रोसेस वाला, ये वाला, ये भी ऐड हो जाएगा, और एक पोर्शन ये वाला रॉ मटेरियल वाला। तो तीन इन्वेंट्रीज को हम लोग चेक करेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। गॉट द आइडिया? परचेजेस के साथ, ठीक है, परचेजेस के साथ, क्योंकि आप लोग फिनिश गुड और परचेज करेंगे ना, कुछ पहले से पढ़े हैं, कुछ और परचेज करेंगे ताकि बेच सकें। तो जितने आपने बेचने हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इतनी चीजें आपके पास अवेलेबल है फॉर सेल, और फिर जितनी बेच दी वो माइनस, वो जितनी आपने बेच दी दैट इज कॉल्ड एज सीजीएस, जितनी रह गई दैट इज क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ओके, दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। बेसिक इक्वेशन फॉर इन्वेंट्री अकाउंट्स। नाउ दिस इज द बेसिक इक्वेशन, यानी जनरली ये इक्वेशन हर जगह पे फॉलो होगा। हमने कल टी अकाउंट्स भी बनाए थे इफ यू रिमेंबर। तो टी अकाउंट्स में हम लोग क्या करते थे, इफ यू लुक एट द टी अकाउंट्स, या आप इसको इस तरह लिखना चाहें, एक ही बात है। हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास इन्वेंट्री के अकाउंट्स हैं, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज वर्क इन प्रोसेस, और वेदर इट इज फिनिश गुड्स, सबका यही तरीका है। इसमें सब में कुछ ना कुछ ओपनिंग वुड बी देयर, पहले से होता है, जीरो हो या जो भी हो आपने ओपनिंग लिखना है, एंड in the end something will be left called as closing, 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 ठीक, closing की साइड पे आ गया, माइनस होता है। फिर यहां पर जो एडिशंस होती हैं, जो ऐड होगा इसमें, वो यहां पर आएगा एडिशंस, और जो सब्ट्रैक्शंस होंगी वो यहां पे आएगा। एडिशंस यहां पर, सब्ट्रैक्शंस यहां पर, एडिशंस यहां पर, सब्ट्रैक्शंस यहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, you already have something, some amount of the inventory, something is added to it, something is subtracted from it, कुछ निकल रहा है इसमें से, whatever is left is called as closing। अब पहले पोर्शन में देखें, ओपनिंग रॉ मटेरियल जो ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परचेजेस। यहां पे जो ऐड होता है वर्क इन प्रोसेस में उसको हम लोग बोलते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो यहां पर ऐड होता है इस ओपनिंग के साथ उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। सब में वो उसका नाम अलग अलग है, बाकी बेसिक इक्वेशन सेम है कि ओपनिंग के साथ कुछ एडिशन, ये दो आ गए। फिर हमने क्या किया था कि यहां का जो टोटल आता था हम उसको यहां पे लिख लेते थे ना एज इट इज, और इसमें से माइनस करते थे क्लोजिंग, तो ये फिगर आ जाती थी, या इसमें से माइनस करें ये तो ये फिगर आ जाएगी। वन एंड द सेम थिंग, बोथ साइड शुड बी इक्वल। सो ओपनिंग एंड एडिशंस, ये फिगर शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग एंड सब्ट्रैक्शंस, क्लोजिंग एंड सब्ट्रैक्शंस। हम लोग ओपनिंग के साथ कुछ ऐड करते हैं, ये अवेलेबल, ये वाली फिगर, इसमें से हम क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो ये वाली फिगर आ जाती है। ठीक है, सब अकाउंट्स में सेम तरीका है, इट्स द सेम थिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक इक्वेशन। ओपनिंग ऐड होता है कुछ ओपनिंग के साथ, और क्लोजिंग के साथ कुछ माइनस होता है, ठीक है। और ये दो, ओपनिंग और ये, और क्लोजिंग और ये दोनों बराबर होंगे। इसको कैसे बंद करूं, नहीं हो रहा, ओके अब हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। क्लोज ओपनिंग और एडिशन एक तरफ, इसका टोटल बराबर होगा, क्लोजिंग और जो सब्ट्रैक्शंस हैं उनका टोटल बराबर होगा, ठीक। ये हमने कल किया था, आपने अगर फॉलो नहीं किया, जो एब्सेंट थे वो काइंडली हैव अ लुक एट द वीडियोस, ठीक है। क्लियर, वीडियो अपलोड शायद हो गई है, अभी अपलोड हुई है, लेकिन उसकी मैंने एडिटिंग सॉरी उसके कैप्शंस वगैरह नहीं दिए, वो सब मैं अभी फारिग हूंगा तो दे दूंगा। If your inventory balance at the beginning of the month was 1000, what does it mean? If your inventory balance at the beginning of the month, opening है। अब देखें, ओपनिंग बैलेंस को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं ये कहूं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या मैं आपको डेट दे दूं 1st of January, so that means it's a ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, एक और तरीका, मैं आपको 1st of January ना दूं, मैं आपको दे दूं 30th December, तो जो 30th दिसंबर का या 31st दिसंबर का क्लोजिंग होगा वो ऑटोमेटिकली 1st जनवरी का ओपनिंग बन जाएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स, ठीक है। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता तो फिर गुर्दा काम करना चाहिए, ठीक, कोई एक चीज काम करनी चाहिए। ओके, लेट्स से 1000, नाउ यू बॉट 100 ड्यूरिंग द मंथ, नाउ व्हाट्स दैट,
परचेजेस हमेशा ओपनिंग के साथ क्या होती है? ऐड कर दें ड्यूरिंग द मंथ। एंड सोल्ड 300, सोल्ड हमेशा कहां पे होती है? इस तरफ, वो माइनस हो जाएगी। तो जब सोल्ड माइनस हो गए तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा? क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। सो व्हाट वुड बी द बैलेंस एट द, खुद ब खुद क्लोजिंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो 1000 प्लस 100 माइनस 300, द आंसर इज 800 एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। गॉट द आइडिया? एग्जैक्टली इस तरह के मेरे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे 3-4 ऑप्शंस होते हैं और आपको वो करने होते हैं। ठीक है, ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, सब कुछ होगा, यानी एमसीक्यूज भी होगा, कोई थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ होगा उसके अंदर चॉइसेस नहीं दूंगा, इसी तरह आप सॉल्व करें। तो इट्स अ मिक्स प्लेट, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाना है तो वो कहां पर है? ये पोर्शन। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए ये काम करना पड़ेगा सारा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये फिगर है। अब आपने फिगर्स याद रखनी है। मैं वहां पे आपसे जब क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा ना, नीचे पूछूंगा व्हाट इज सीजीएम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर आपने मुझे सीजीएम की अमाउंट देनी होगी। ठीक है, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो फिर आपने मुझे ये अमाउंट देनी होगी। ठीक, तो मैं आपसे डिफरेंट चीजें पूछूंगा क्वेश्चन के अंदर एंड यू नीड टू कैलकुलेट दोस फॉर मी। ओके, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या करता है? कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज्ड इन प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों मिल जाए तो क्या बनता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, एमओएच, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं आपसे कह रहा हूं ये चीजें याद रखनी है। ये एग्जाम में आ रहा है श्योर शॉट, और आपको जब तक ये याद नहीं होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आती है चीजें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एमओएच, तीनों ऐड हो जाए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गया। ओके, सो दिस इज योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट्स दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद गुड्स दैट वर फिनिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब अगर आपको याद हो तो जो कल हम लोगों ने एग्जांपल ली, हमने ये कहा कि वहां से हमने मटेरियल लेकर आए, हमने इसके ऊपर लेबर लगाया, हमने लाइटें लगाई, हमने मशीन लगाई, हमने काम शुरू किया, मार्कर्स हमने बनाए, मार्कर्स कंप्लीट हो गए। जो मार्कर्स कंप्लीट हो गए वो यहां से उठाकर वेयर हाउस में रख दिए। ठीक है, वेयर हाउस में रख दिए। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल काम आज का कितना हुआ, टोटल आपने खर्चा कितना किया, तो आप कहेंगे मैंने वहां से मटेरियल मंगवाया, रॉ मटेरियल यूज, मैंने इसके ऊपर लेबर लगाया, इतना लेबर था, इतने घंटे काम किया, इतने रुपीस पर आवर है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरा लगा, मशीनरी इतने की लगी, ये इतने का लगा, ये इतने का लगा, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, द टोटल इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये आपको कॉस्ट बताता है जो आपने इनकर की ऑन दीज 3 थिंग्स, और ये आपने चीजें मैन्युफैक्चर की। ठीक है, ये आपने चीजें आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपने डाली हैं अभी, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी मैन्युफैक्चर हुई। वो आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे कि कितनी चीजें यहां से चली गई और कितनी चीजें यहां पर रह गई। तो जो रह जाएगी उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें मैंने बनाई है। बनाई इज मैन्युफैक्चर्ड। ये है कितनी कॉस्ट मैंने सेल की है, जो चीजें मैंने बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। ये जो चीजें मैंने बनाई है मैन्युफैक्चर्ड, उसकी कॉस्ट कितनी है। ओके, so this is cost of goods manufactured, which will tell you about the cost associated with goods that were finished during the period. जाओ आगे जाओ। Yes, sir. Okay, now manufacturing cost. Okay, now this is this upper portion. ये जो upper portion हमने किया था ना कल, हमने जो ये portion किया था, ये वाला पोर्शन है। अब वो स्टार्ट से स्टार्ट करके आपको बता रहा है कि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें शुरू से तो हम क्या करेंगे। वी स्टार्ट विद बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वी ऐड परचेजेस, दिस इज इक्वल टू अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल यूज्ड। याद आ गया, ये कल हमने किया हुआ है। ओके, रॉ मटेरियल यूज आ गया, फिर हमने कहा था मटेरियल के साथ लेबर
और MOH ऐड करना है. सो डायरेक्ट मटेरियल, यू ऐड डायरेक्ट लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. दिस विल गिव यू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, TMC. ठीक, ये आ गया. डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. इन दो को मिला दूं, व्हाट्स द नेम? बख्तुल्ला. आपका नाम बख्तुल्ला है. ओके, कन्वर्जन कॉस्ट. ठीक है, ओके. कन्वर्जन कॉस्ट अगर याद रखने में मसला है तो इस तरह याद रखें कि ये कन्वर्ट करता है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है. क्या चीज कन्वर्ट करता है? लेबर और मशीन. तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आती है, और इलेक्ट्रिसिटी और ब्ला 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 जो सारे एक्सपेंसेस हैं, और लेबर. ये लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये कन्वर्जन कॉस्ट है. ओके. और प्राइम अगर मैं आपसे पूछूं तो प्राइम इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएगी आपके पास? प्राइम वुड बी raw material used and direct labor. This is the main cost. Okay? देखिए चीजें याद रखें क्लास, आपको भूलेंगी और फिर एग्जाम में मसला होगा. एग्जाम में आपसे कहूंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो आप कहेंगे प्राइम तो था ही नहीं इस पूरी स्टेटमेंट में, कहीं भी नहीं है, देख लें. लेकिन प्राइम इन दो चीजों से मिलकर प्राइम बनता है. कन्वर्जन पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं है, लेकिन इन दो से मिलकर कन्वर्जन बनता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं, सब याद रखें, स्टेटमेंट को याद रखें. आपको तरीका बताया हुआ है, याद रखने का तरीका क्या होता है? तरीका बताया नहीं बताया? ओके. ऐसे करें, एक पीस पे, एक पेज के ऊपर ये सब कुछ लिखें, जो चीज़ें आपने याद करनी है, जो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है. ठीक, और उसकी 3-4 कॉपीज बना दें. एक सुबह के टाइम पानी में डालें और पिएं, एक रात को पिएं. ठीक, एक का तावीज़ बनाएं, एक यहाँ पर बांधें. ठीक है, एक वॉलेट के अंदर रखें, और जब भी कभी फारिग हो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ओके. सो जब भी कभी फारिग हो तो आप जो और तस्वीरें देखते हैं तो ये तस्वीर देख लिया करें. ठीक है, इसका फायदा ज्यादा है. ठीक, मैंने पिछली बार आपको देख लिया था इसमें. Okay, so this is done. Total manufacturing cost. Okay. 3:30 is the time, I guess. 3:30 is the time. Okay. आगे चलिए, आगे चलिए. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया. अब इसके साथ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, इसका मतलब ये पोर्शन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया. अब इसके साथ आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ये हो गया, इसके साथ आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, वर्क इन प्रोसेस की. सो ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग विल गिव यू CGM. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐड ओपनिंग, टोटल वर्क इन प्रोसेस फॉर द पीरियड, और लेस क्लोजिंग वुड गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये है कि विद द गुड्स दैट आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड. तो जो इस पीरियड के अंदर गुड्स आपने कंप्लीट करके यहां से उठाकर फिनिश गुड्स में डाल दिए, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं, उसके ऊपर ये वाले पैसे लगे जो CGM में आ रहे होंगे. सो दिस इज योर कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट. और इसके बाद फिर फिनिश गुड्स वाला जो पोर्शन है नीचे वाला वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. ठीक, ये सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा स्टेटमेंट एक दफा फिर हमने पढ़ लिया. हमने कल भी पढ़ा था, आज हमने दोबारा पढ़ लिया. इसके बाद इस तरह नहीं पढ़ेंगे, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आ रहा है. सर ये प्राइम और कन्वर्जन को एक बार फिर बता दें, गौर से सुने क्लास. प्राइम और कन्वर्जन फिर यहां पे लिख रहा हूं. सो प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर. प्राइम मेन कॉस्ट. हमने कहा इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आती है, मटेरियल नजर आ रहा है और किसी ने इसके ऊपर काम किया है. लोग ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर बिजली भी लगी होगी, इसके ऊपर मशीन भी लगी होगी, चौकीदार भी था, जनरेटर भी था, सुपरवाइजर भी था, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है. तो जो मेन कॉस्ट है वो मटेरियल लेबर है. फिर हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, CCV इसको लिखते हैं. कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्ट किसको किया, किसने कन्वर्ट किया, किस तरीके से कन्वर्ट किया. कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को. रॉ मटेरियल आपने लिया, यू अप्लाइड लेबर टू इट. You applied labor to it, you used machinery, electricity, and all those indirect costs to convert it. So conversion cost is direct labor plus manufacturing overhead. This is your conversion cost. ठीक?
ओके, लास्ट थिंग एंड देन इसके बाद ये क्वेश्चन करके नमाज ब्रेक, ठीक है? मेरे लिए नमाज ब्रेक एंड यू विल कॉपी योर क्वेश्चंस। मैं अभी इस पे नहीं आया। नहीं, प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट जो रॉ मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर, ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट इधर प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल यूज एक ही बात है। रॉ मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, एक ही बात है, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म है कि इट्स डायरेक्ट मटेरियल, तो ज़्यादा अच्छा टर्म है, यू शुड यूज डायरेक्ट मटेरियल टर्म। और रॉ मटेरियल यूज भी एक ही बात है, ठीक है? ओके, आगे चलें जी। अब ये कहां पर आती हैं ये चीजें, देखें, पे अटेंशन क्लास। इन्वेंट्रीज आर योर assets. Assets are shown in बैलेंस शीट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन कौन सी फिगर बैलेंस शीट में शो हो रही होगी? कौन सा? पिन पॉइंट, वन बाय वन, इस तरह नहीं होगा ना। एक बंदा बताए, कोई एक। योर नेम इज शामिर जी। शामिर जी, फिनिश गुड कौन सा? ये क्या है, इसमें किधर है? आर यू शामिर जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितने मैंने सेल किए गुड्स उसकी कीमत क्या है। तो ये इन्वेंट्री कैसे होगी शामिर? गलत हो गया। ओके, व्हाट्स योर नेम? ओसामा। ओके जी, ओसामा। एक मिनट। ओसामा, ओके। व्हाट वी कैन डू इज, गर्ल्स कैन यू प्लीज इसको पॉज करें। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, नहीं, गलत। और कोई? नहीं। अवेलेबल फॉर सेल, नहीं। जरा एक मिनट, मुझे इतना बताएं, आप जब बैलेंस शीट में कोई चीज लिखते हैं, व्हाट डज इट मीन? ये हमारा एसेट है ना, ये हमारा एसेट है। इसका मतलब ये एसेट मेरे पास है, मौजूद है, पड़ा हुआ है इधर, ये मेरे पास इधर पड़ा हुआ है। सो वाई ओपनिंग? ओपनिंग तो देखें, ओपनिंग इधर आई, इसके साथ मैंने ये इस्तेमाल किया, इसको अवेलेबल फॉर यूज, और इसको मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो मेरे पास जो बाकी बच गया वो क्या था? एंडिंग। ये फिगर, दिस फिगर गोज टू बैलेंस शीट। अब यहां पर आए, यहां पे कौन सा फिगर जाएगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यहां पर कौन सा जाएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड। सो योर क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर्स विल गो टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जाएगी। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में इस वक्त बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, वो जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। लेट्स से ये पीरियड स्टार्ट हुआ फर्स्ट, दिस इज द मंथ ऑफ मार्च, 1 फेब को, 1 फेब टू 29 फेब, ओके, 29 फेब, ठीक। लीप ईयर है, इसमें 29 फेब, अदरवाइज 28 फेब। ऐसे ना हो कि आप लोग लीप ईयर ना हो उसमें 29 डाल दें, ठीक है? तो 29 पे कोई भी इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि 29 हो गई। गेटिंग द पॉइंट? एनीबडी हु हैज बर्थडे ऑन 29 फेब? नहीं? 4 साल बाद वो 1 साल का होता है, इट्स लकी पर्सन। और अगर वो कोई लड़की हो तो वो और भी ज़्यादा खुश होगी, वो 4 साल बाद कहेगी मैं 1 साल की होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर 16 साल की है, नहीं सॉरी, अगर वो 64 ईयर्स, नहीं 64 ईयर्स की है ना, तो वो फिर असल में कितनी होगी? 16 ईयर्स की। व्हाट एन आइडियल एज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हम जाते हैं आगे। ये तो इन्वेंट्रीज हो गई। अब जरा देखिए इसमें एक्सपेंस कौन कौन सा था। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस, देखिए, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। यू रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू से समथिंग, ओके? नहीं, ये दो नहीं बोलेंगे मेरी क्लास में, अजीम भी मेरी क्लास में नहीं बोलेगा। परचेजेस, अच्छा, परचेजेस।
परचेजेस आप किस चीज की कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल आपका क्या है? एसेट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन, हमने क्या कहा था कि ऑल द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स लोकेशन इन इट्स वर्किंग कंडीशन बिकम्स पार्ट ऑफ द एसेट। वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। फिर डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब आगे सुने, डायरेक्ट लेबर हमने क्या कहा, इस मार्कर की कॉस्ट में क्या क्या चीज है? मटेरियल, लेबर। तो लेबर तो इसकी कॉस्ट में आ गया, तो इसकी कॉस्ट तो मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, और ये तो मेरा एसेट है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लेबर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर। वो एक्सपेंस नहीं है, वो इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर। तो फिर क्या बचा? जल्दी करें, मेरी नमाज कज़ा हुई तो सारा गुनाह आपके सर है, जल्दी बताएं। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। यू आर लाइबा एंड यू गॉट एन ए इन अकाउंटिंग, सो यू डोंट टॉक इन माई क्लास, ओके जी। और कौन? योर नेम इज मुदस्सिर जी। मुदस्सिर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिर दोबारा वापस आए सेम एग्जांपल पे। ये मार्कर है, इसके अंदर 3 कॉस्ट हैं। इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर लेबर है, इसके अंदर एमओएच है। तो फिर एमओएच भी इसकी कॉस्ट में आ गया जो कि एसेट है, तो ये भी गया। फिर अब तो सारा बोल दिया, अब तो पता चल जाएगा यार। इसमें एक्सपेंस है सीजीएस। अब गौर से सुने, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब कॉस्ट किस चीज की? उस चीजों की जो मैंने बेची हैं, उस चीजों की कॉस्ट जो मैंने बेची है। अब जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, सबसे पहले क्या होता है? रेवेन्यू और सेल्स। ओके, सेल्स रेवेन्यू, देन सेल्स माइनस, अच्छा अब दोबारा आए, दोबारा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज अ वेरी जनरल थिंग। ये एक जनरल चीज है कि जितना रेवेन्यू है वो और जितना एक्सपेंस है वो सारा माइनस कर देंगे तो बस इनकम आ जाएगी, आसान बात, ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पे बना रहा हूं एक स्टेटमेंट, इनकम की स्टेटमेंट, called as income statement. So when I'm making a proper income statement, so that means I need to write each and everything in the account. Account नाम लिखना पड़ेगा, expense नहीं लिखना पड़ेगा, account का नाम लिखना पड़ेगा, which expense, ठीक है। अब गैप प्रिंसिपल याद है? याद है। एक प्रिंसिपल था मैचिंग प्रिंसिपल, याद है? तो उसमें आप क्या करते हैं? गुड, मैं समझा आप कहेंगे कि लिपस्टिक को मैच करते हैं नेल पॉलिश के साथ। ओके, तो हम उसके साथ मैच करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस, विच मींस जो सेल किया, उस सेल को करने के लिए कौन सी कॉस्ट की, जो सेल किया इसको करने के लिए कौन सी कॉस्ट आई। आपने सेल क्या किया? अभी हम क्या बना रहे हैं? मार्कर्स। मार्कर्स आपने सेल किए, 2 मार्कर बेचे, एक मार्कर 100 रुपए का, 2 मार्कर बेचे 200 रुपए के। इस 2 मार्कर पे आपकी कॉस्ट कितनी आई? सो व्हाट डू यू कॉल इट? सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो दिस इज योर एक्सपेंस, this is your expense which comes over here in your income statement. These are the figures, closing inventories, these actually go to your balance sheet. याद रहेगा? याद रहेगा? थोड़ा बहुत कोशिश करें कि याद रहे। ओके जी, अच्छा आगे चलें, बस गिव मी 2 मिनट्स। ये कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी नमाज की इतनी फिक्र है। ओके, अच्छा हमने नमाज नहीं पढ़ी? वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। डोंट डिले नमाज, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कामों में फंसा होता हूँ, कभी कभी रह जाती है तो लेट हो जाती है, नहीं तो अदरवाइज कोशिश करता हूँ टाइम पे। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी करें ताकि जाए। सेल्स माइनस सीजीएस विल गिव यू प्रॉफिट, एंड देन एंड व्हाट आर दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? लेकिन उससे पहले आई वुड रिकमेंड यू राइट
जनरल एंड एडमिन, और इसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग। और ये जो दो एक्सपेंसेस है ये कौन से हैं? हाँ, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग और पीरियड कॉस्ट। और ये जो एक्सपेंस है ये कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट कॉस्ट। सो CGS actually consists of three things: direct material, direct labor, and FOH or MOH, which is product cost or manufacturing cost. So sales से पहले, मतलब sales में से, out of sales, first we deduct manufacturing cost, we get gross profit, then we deduct non-manufacturing cost or period cost, and then finally we get जी टैक्सेस। हम टैक्सेस नहीं देते, हम शाकास में रहते हैं। ओके नहीं, टैक्सेस फिलहाल गुड क्वेश्चन। टैक्सेस यहां पर आते हैं, इस ये जो इनकम आती है इसको हम बोलते हैं नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर वो आती है नेट इनकम बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते हैं, नेट इनकम आफ्टर टैक्स और नेट इनकम। ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन चूंकि टैक्स और इंटरेस्ट इनकम फिलहाल मेरे कंसर्न की नहीं है तो मैं यहां पर डायरेक्ट नेट इनकम लिखती है। ठीक है, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स एंड देन वी आर ऑफ। ओके, पहले ये बिगिनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री वाज 32,000। रॉ मटेरियल की बिगिनिंग ओपनिंग होगी, ओपनिंग रॉ मटेरियल वो वाला फिगर। ड्यूरिंग द मंथ 276,000 ऑफ रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड, परचेजेस आ गई। अब अगर यहां पे मैंने दिया होता कि दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग दी परचेजेस टू दी फैक्ट्री वाज ₹50,000, तो वो बीच में ऐड हो जाता। अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, ये क्या चीज है? काउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ रिवील्ड दैट 28,000 ऑफ रॉ मटेरियल वाज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी मौजूद है। दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये अमाउंट किधर जाती है? ये अमाउंट किधर जाती है? बैलेंस शीट में जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड? जी सी 280,000। एंड हाउ डिड यू कैलकुलेट? 232 प्लस 276 माइनस 28। Got it? Okay. Okay. Direct material used in production total 280,000. ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे चले। Direct labor was 335,000. Direct labor is, हाँ, तो ये क्या होता है? Direct material के साथ ऐड हो जाता है। And factory overhead was 180,000. जब ये तीनों ऐड हो जाए तो क्या चीज बनती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये लिखा हुआ है। So, what were total manufacturing costs incurred for the month? जी कैलकुलेट करें, यूज कैलकुलेटर्स। जी शामिर, बी 835,000। और ये आपने किस तरह कैलकुलेट किया शामिर? किस तरह कैलकुलेट किया? तीनों को ऐड कर दिया, सिंपल, तीनों को ऐड कर दे 835,000। ये भी हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस वाज 125,000। बिगिनिंग इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ वर्थ 835,000। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। देयर वर 200,000 ऑफ पार्शियली फिनिश्ड गुड्स। ये पार्शियली फिनिश्ड गुड क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस। पार्शियली फिनिश का मतलब है जो पूरे फिनिश ना हो, तो वो वर्क इन प्रोसेस। पार्शियली फिनिश्ड गुड्स रिमेनिंग इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट्स दैट? क्लोजिंग हो गया ना, रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लोजिंग हो गया। व्हाट वर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ? जी सी हाउ, क्या किया आपने? 835 125 add minus 200,000, so you get 760,000। ये भी क्लियर हो गया। अब आ गए लास्ट पार्ट पे। बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज 130,000, ओपनिंग हो गया। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मंथ वाज 760,000 एंड द एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज 150,000। सब कुछ बता दिया। सीजीएस के लिए क्या करेंगे?
डी, ठीक है, 130,000 प्लस 760,000 माइनस 150,000 विल गिव यू 740। यहां पर आपको एक बात और सिखानी है जो ब्रेक के बाद सिखाऊंगा। काइंडली पॉज द वीडियो और आपके पास सिर्फ क्लास, पे अटेंशन। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब एक और क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ये आप लोग बहुत पढ़ भी चुके हैं इससे पहले, सो यू हैव सम आइडिया अबाउट इट। जी, डू यू हैव सम आइडिया अबाउट इट? वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है? मोस्ट प्रोबब्ली इन इकोनॉमिक्स यू वुड हैव स्टडीड दैट। वेरिएबल जो चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट। सर जो प्रोडक्शन से, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, और प्रोडक्शन कम हो तो कॉस्ट कम है। प्रोडक्शन से लिंक सर फिक्स का हो तो यहां लेबर को चेंज और प्रोडक्शन से लिंक है, तो अगर प्रोडक्शन से लिंक है तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इसी तरह है। ओके, सो नाउ let's have a look at it and let's look at the original definition। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। नॉट प्रोडक्शन, यू विल नॉट कॉल इट एज प्रोडक्शन, यू विल से कि जो चीज चेंज हो, जो कॉस्ट विद एक्टिविटी। एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक्टिविटी हो सकता है लेट्स से गाड़ी। अब अगर हम कहेंगे गाड़ी का फ्यूल कॉस्ट, तो इसमें प्रोडक्शन कहां पे हो रही है? प्रोडक्शन तो नहीं है ना, एक्टिविटी है। सो लेट्स कॉल इट एक्टिविटी। सो द फ्यूल कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन एक्टिविटी विल इंक्रीज। कौन सी एक्टिविटी? गाड़ी जब ज्यादा चलेगी, माइल्स, किलोमीटर्स। ठीक है, तो जब गाड़ी ज्यादा चलेगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। सो दैट्स वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? जो कि does not change when activity changes, it remains fixed, it does not change। फॉर एग्जाम्पल वही गाड़ी देखते हैं, एक्टिविटी ज्यादा करता हूं, गाड़ी ज्यादा चलाता हूं, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। हर साल का जो टैक्स है आपका गाड़ी का वो है लेट्स से कितना हो गया? 800 सीसी पे टैक्स कितना है? एनुअल टैक्स ओके, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम को हटाएं और मुझे बाकी टैक्स बताएं। वन टाइम, दैट्स फॉर द लाइफ टाइम। अच्छा, अदरवाइज हाँ इसी तरह है, ऑलमोस्ट इसी तरह है, कोई 1200-1100 रुपए ही होगा। सो लेट्स से 1200, सो इट्स 1200। बट इफ यू डू नॉट ड्राइव द कार, आपकी एक्टिविटी जीरो, गाड़ी घर में बंद कर दो, इवन देन यू विल हैव टू पे द एनुअल टैक्स, फिर भी वो 1200 रुपए आपको देने। सो द कॉस्ट डज नॉट चेंज ऑल्दो द एक्टिविटी कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। So total variable cost change when activity changes। और एक चीज बताना भूल गया कि इट्स अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और जो चेंज ना हो when activity changes is a total fixed cost। For example, a manager wants to estimate the impact a 5% increase in sales would have on the company's total electric bill। अगर 5% सेल्स को ज्यादा करें तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जब सेल्स ज्यादा होंगी, सो यू विल हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एंड व्हेन यू इंक्रीज प्रोडक्शन यू विल हैव टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी ना। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल होगी, ये मेरा प्रोडक्शन का एरिया है, इसमें जब लाइट जलाऊंगा, काम करूंगा तो लाइट तो जलाऊंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल होगी। मशीन चलाऊंगा अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, अदरवाइज वी यूज अदर फ्यूल्स। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिट एक्सपेंसिव फॉर मशीन्स, लेकिन चलें अगर वो करूं तो इसी तरह कॉस्ट ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स इट्स अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, isn't electricity generally a fixed cost? G class, is electricity a fixed cost? It depends on the units consumed। जितना यूनिट्स कंज्यूम ज्यादा जाएगा एक्टिविटी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा जाएगी। हाँ, देयर आर सम कॉस्ट इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विच आर फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, ना इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स वेरिएबल। जितना यूनिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। मीटर रेंट, ठीक है, सो इट्स अ फिक्स्ड चार्ज, 200 रुपए, 300 रुपए। टेलीविजन चार्जेस, इट्स अ फिक्स्ड टैक्स, 35-50 है, 50 हो गया अब शायद। ओके ना, जीएसटी ऑल्दो इज 18%,
लेकिन जब आपका बिल ज्यादा तो जीएसटी का अमाउंट टोटल ज्यादा हो जाएगा। अगर बिल 10,000 का है तो 18% ज्यादा बनेगा, अगर बिल 1,000 का है तो 18% कम बनेगा। सो इट्स अ वेरिएबल। ओके, सो यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द आइडिया जी। अब आ रहा हूं, हमने ये बात की टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ वेरिएबल कॉस्ट इट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जितना एक्टिविटी चेंज होता है उतना कॉस्ट भी चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। योर टोटल लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन बिल इज बेस्ड ऑफ हाउ मेनी मिनट्स यू टॉक। जितने ज्यादा मिनट का बातें करेंगे उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। सिंपल एज दैट। ठीक, अगर 1 मिनट बात करेंगे 1 मिनट तो उसका बिल लेट से 3 रुपए। नहीं यार, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, ओके। 2 मिनट बात करेंगे 6, इसका मतलब फॉर एवरी मिनट इट इज 3 रुपी। फॉर एवरी मिनट इट इज 3 रुपी। अब रिमेंबर दिस कॉस्ट इज एक्चुअली टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये। लेकिन अगर पर यूनिट देखूं, पर यूनिट अगर सेकंड से थर्ड मिनट पे जाऊं तो 3 रुपए फिर ज्यादा, फोर्थ पे जाऊं फिर 3 रुपए ज्यादा। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है विद एक्टिविटी। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो तो फिक्स होता है, वो तो देखें आप फिक्स जा रहा है, हर यूनिट के साथ 3 रुपए, हर यूनिट के साथ 3 रुपए। लेकिन जो टोटल है वो ज्यादा हो रहा है, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। ठीक है, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी फॉर एवरी 1 मिनट 3 रुपए ज्यादा हो रहा है, एवरी 1 मिनट 3 रुपए ज्यादा हो रहा है। सो दैट मीन्स इट्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो तो हमारा माशाल्लाह हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो कि जितने ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहिए कि आप जितने ज़्यादा चीज़ें खरीदें उतना आपको डिस्काउंट दें। वो कहते हैं नहीं, जितने ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतने पैसे ज़्यादा कर दूंगा, ताकि आप लोग तौबा कर लें, कभी इस्तेमाल ही ना करें। सर अगर हम इंटरनेशनल कॉल की गैप पर मिनट ज़्यादा चार्ज तो पर मिनट ज़्यादा चार्ज हो ना, लेकिन पर मिनट सेम चार्ज तो सेम है ना, 5 रुपये या 10 रुपये, चार्ज तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मिनट में 10, दूसरे में फिर 10, तीसरे में फिर 10। ये तो नहीं होता ना कि पहले में 10 दूसरे में 20 या दूसरे में 5, वो फिर स्टेप आ जाएगा, वो आगे पढ़ते हैं। उस तरह भी एक कॉस्ट होती है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फिक्स कॉस्ट नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड या इज कांस्टेंट, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स कॉस्ट, तो फिर तो बात नहीं बनी ना। बिकॉज फिक्स कॉस्ट वी सेड कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इवन व्हेन एक्टिविटी चेंजेस। ओके, सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा सो इट विल बी अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कर्व होगा सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। चाहे यूनिट आप ज्यादा भी कर लें, सेम। जिस तरह हमने कहा लाइन रेंट सेम, लाइन रेंट सेम रहेगा। आप टेलीफोन इस्तेमाल करें या ना करें, या आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लाइन रेंट सेम रहेगा। हाँ, बिजली का बिल चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी। दैट्स फाइन। Okay, so variable cost change in total as the activity level rises and falls. Variable cost per unit is constant. The cost per long distance minute talked is constant. This is your example. ये भी clear हो गया? Clear? Let's move on to fixed cost now. Fixed cost हमने कहा कि remains same even when activity changes. So constant within the relevant range. अब ये एक नई बात आ गई यार, relevant range. Relevant range. Any idea? टाइम की, एक टाइम तक, एक रेंज तक, टाइम की बजाय इसको रेंज रखें, रेंज तक। मैं अब समझाता हूं कि ये क्या है। चलते हैं। कांस्टेंट विद इन द रेलेवेंट रेंज दैट इज डू नॉट चेंज फॉर चेंजेस इन एक्टिविटी दैट फॉल विद इन द रेलेवेंट रेंज। उस रेंज के अंदर होगा तो चेंज नहीं होगा। अब वो रेंज है क्या? देखिए, जिस तरह हमने कहा योर मंथली बेसिक टेलीफोन बिल, जो लाइन रेंट होता है वो जरूर आएगा चाहे आप कॉल करें या ना करें। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इट विल रिमेन सेम। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा भी कर दें तो लाइन रेंट 200 रुपए है, वो आपने देना है। नंबर ऑफ यूनिट जीरो भी कर दें, लाइन रेंट 200 रुपए जो आपने देना है। सो दिस इज योर मंथली बेसिक टेलीफोन बिल विच रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर इसी का मैं पर यूनिट निकाल दूं, इसी का पर यूनिट निकाल दूं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो अगर सोचें मैं 0 कॉल्स करूं, 200 रुपए देने पड़ते हैं।
ठीक। अगर मैं एक कॉल करूं फिर भी 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक कॉल जिस वक्त करूं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई होगा, वेरी हाई, 200। लेकिन जब मैं 2 कॉल्स करूं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एकदम 200 से ड्रॉप होके 100 पे आ जाएगा, एकदम ड्रॉप होगा, 100 पे आ जाएगा, ठीक। 3 पे जब 3 कर दूं तो अब आप कहेंगे सर पहले में तो ये हाफ हो गया, तो चाहिए अब 50 हो जाए, लेकिन 50 तो नहीं होगा। 200 डिवाइड बाई 3 आप करेंगे, 200 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना, 66.66, ठीक है, तो वो यहां पर कहीं पे आ जाएगा। फिर आप 4 करेंगे तो आप कहेंगे सर हो सकता है कि 200 है तो ये 50 पे आ जाए, लेकिन नहीं, ये आ जाएगा 33.33 पर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन जो कम होगा उसका जो रेट है वो रेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। यानी पहले 100 रुपए कम हुआ, उसके बाद 33 रुपीज कम हुआ, फिर 33 रुपीज शायद कम हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा। क्योंकि अगर इस तरह होता तो फिर तो ये सीधा यूं आके 0 हो जाता ना, लेकिन इट विल नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी 0। जरा हिसाब लगाएं, 200 लाइन रेंट है और कहें 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, आपने 200 मिनट बात कर ली, सो 1 आ गया, ओके, चलें छोड़ें। 200 डिवाइड बाय 1000 मिनट कर दें आप, डज इट बिकम 0? नहीं। 2000 करें, डज इट बिकम 0? नहीं। 10,000 कर दें, डज इट बिकम 0? नो, इट विल नेवर बिकम 0, इट विल नेवर टच दिस एक्सिस, इसको कभी टच नहीं करेगा। नजदीक आ जाएगा, इसके यूं नजदीक आ जाएगा, बहुत नजदीक हो जाएगा, बट इट विल नेवर टच इट। 0.000005 टच नहीं, 0 नहीं होगा, इट विल नेवर बी 0। इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? नहीं यार, पैरेलल। अजीम पैरेलल होता है जो बिल्कुल डिफरेंस उसका सेम रहे। ये डिफरेंस सेम है, ये तो डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, देखें कम हो रहा है। इट विल नेवर बी पैरेलल। हाँ, डिक्रीजिंग रेशियो तो चाहिए कि इट विल फॉल एट अ डिक्रीजिंग रेट ना, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक टू द ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुना है? पता नहीं। ओके, सो दिस व्हाट वी हैव डन सो फार, एंड चलें इसको करके समराइज करके एंड वी विल कॉल इट ऑफ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब गौर से सुने हमने क्या पढ़ा। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट is what? Is the cost which changes in activity. Total variable cost changes as activity level changes. Okay. Total fixed cost remains fixed when activity changes. Activity change होगी, remains fixed. Total fixed cost remains the same even when the activity level changes. अब आ जाए per unit. Variable cost per unit. हमने क्या कहा था? ये कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम रहेगा। हर यूनिट 2 रुपए बिल ज्यादा होगा, 2 रुपए बिल ज्यादा होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम ओवर वाइड रेंजेस ऑफ एक्टिविटी। अब ये रेंज बार बार आ रहा है यार, वो ये रेंज क्या है इसका जरा पता करना है, ठीक है। तो आगे जाते हैं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, हमने कहा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अभी जो ग्राफ बनाया था ये फॉल्स, सो दैट मीन्स डिक्रीजेस। Average fixed cost per unit goes down as activity level goes up. किस वाले में? इस वाले में देखें, एवरेज फिक्स कॉस्ट वुड फॉल। जिस तरह मैंने आपसे कहा आपकी फिक्स कॉस्ट लाइन रेंट फिक्स है 200 रुपए का, ठीक है। अगर आप 1 मिनट बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 200। नहीं है ना, एवरेज कम हो रहा है, टोटल कम नहीं हो रहा। ये टोटल है, टोटल रिमेन्स सेम एज 200। एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जिसका मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। अब अगर 2 यूनिट आपने इस्तेमाल किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 100, लेकिन टोटल तो सेम है 200 रुपए, वो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। 200 डिवाइड बाय 2000 कर दें, ठीक है, कम होता जाएगा ये, ठीक, क्लियर हो गया।
Okay, pause the video. So this is talked about variable and fixed cost. Now let's look at some examples. ठीक है, अब इन examples को देखें. This is how you will be tested in your exam. लेकिन ये तो अब एक है ना, मैं इस तरह करूंगा नॉर्मली कि आपको बहुत सारी कॉस्ट दे दूंगा, आगे एक ग्रिड सा बना दूंगा और फिर आपसे या आगे आपको ब्लैंक स्पेस दे दूंगा और लिखूंगा कि इसमें से कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है, इसके आगे लिखते जाएं. सिंपल. ठीक है, जिस तरह ये कॉस्ट दे दूंगा इसके आगे आपको लिखना होगा कि ये कौन सी कॉस्ट है. सिंपल एज दैट. Which of the following costs would be variable with respect to the number of cones sold at a Baskin's and Robbins shop? There may be more than one correct answer. इसने तो बोल दिया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे एग्जाम में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक करेक्ट आंसर होता है, सिर्फ एक. और अगर दो करेक्ट आंसर हो तो फिर यहाँ पर पार्ट ई होगा जिसमें लिखा होगा एनी अदर और ब्रैकेट्स में लिखा होगा प्लीज स्पेसिफाई. तो फिर आप अगर आप समझते हैं कि दो सही है तो यहाँ पे लिख दें बी एंड सी, whatever, C and D, A and D, A, B, C and D, all of above, none of above, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी. लेकिन वो जाहिर सी बात है थोड़ा कम होता है ना, ज़्यादातर चांस होता है कि इसी के अंदर होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी वेरिएबल? इसमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कोन्स सोल्ड. अब एक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ कोन्स सोल्ड. हमने कहा एक्टिविटी के साथ देखेंगे जो भी चीज देखनी है कि अगर एक्टिविटी ज्यादा या कम होती है तो कॉस्ट ज्यादा या कम होती है या नहीं. अगर कॉस्ट चेंज होती है दैट मींस इट्स वेरिएबल कॉस्ट. अगर कॉस्ट चेंज नहीं होती सो इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ लाइटिंग द स्टोर. मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट ऑफ लाइटिंग द स्टोर, आप मुझे कह रहे हैं ए डी सी. कॉस्ट ऑफ लाइटिंग द स्टोर फिक्स. आप एक गौर से सुने क्लास, गौर से सुने जी. व्हाट्स योर नेम? आर यू in our class? This is the first time you are taking the class. Okay, let me see. I don't see your name over here. सर अभी वो ERP में हो. अच्छा, अभी आपका नाम ERP में है, लेकिन अब देखें अब तैयब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी क्लासेस मिस कर चुके हैं. आप मैनेज कर लेंगे. ओके जी तैयब. नहीं, पहले ये बताएं, पहले सिर्फ मैं इसका पूछ रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ लाइटिंग द स्टोर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. तैयब से पूछ रहा हूं. अच्छा, अब गौर से सुने जी, क्लास गौर से सुने. हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ कोन्स सोल्ड. अब जरा गौर से सुने. लाइटिंग, आपका आइसक्रीम का पार्लर है, आपने लाइट्स लगाई हुई हैं, ठीक है. अब अगर आप 10 कोन्स बेचें या 20 बेचें या 30 बेचें या 0 बेचें, आपकी ये जो लाइटिंग की कॉस्ट है क्या ये आपकी कोन्स के साथ ज्यादा या कम होती है? फहीम. यानी जब पहला बंदा कोन लेने आएगा तो आप एक लाइट लगाएंगे, जब दूसरा आएगा आप कहेंगे ओ 2 हो गए, 2 लगा दो, फिर अब तीसरा आएगा आप कहेंगे 3 कर दो. वो ये नहीं कह रहा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कोन या कॉस्ट ऑफ द कोन मशीन कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं कह रहा, लाइटिंग द स्टोर को बिजली क्या चमकाने का, क्या किस तरह बोले, ठीक है, तो चमकना, लाइटिंग, ठीक है. तो वो जो है वो आपकी कोन्स के साथ, कोन ज्यादा या कम होंगी तो उसके साथ इससे कोई ताल्लुक नहीं. आप 20 बेचें, 40 बेचें, 0 बेचें, आपने लाइटें सारी लगानी है. या आप कहते हैं नहीं यार बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, सिर्फ 4 लाइटें लगाओगे, 2 इधर 2 इधर बस. सो दैट मीन्स दिस इज अ
फिक्स कॉस्ट। द वेजेस ऑफ द स्टोर मैनेजर, अगर 2 कॉन्स बेचे या 3 बेचे, मैनेजर उधर आया हुआ है, उसको आपने 10,000 पर मंथ देते हैं, अभी भी 10,000 पर मंथ, फिक्स्ड। ओके, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, अब देखें, 1 कोन दूंगा तो उसके ऊपर 1 आइसक्रीम, 1 स्कूप, 2 कोन्स बेचूंगा 2 स्कूप, यानी कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम वुड इंक्रीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। नंबर ऑफ कोन्स ज्यादा होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोन्स कम होगी तो ये कॉस्ट कम होगी। तो इसका मतलब सी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इज दिस थिंग क्लियर? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Okay. Next, pay attention. D, cost of napkins for customers. अच्छा, कॉस्ट ऑफ नैपकिन। आप जब किसी को आइसक्रीम देंगे, कौन देंगे, तो उसके साथ एक नैपकिन भी दे देंगे ना। नैपकिन का मतलब टिश्यू पेपर, ठीक है, तो वो आप साथ रुमाल आप उसके साथ देंगे, ये ले लो, ठीक है। तो जितने ज्यादा कॉन्स बेचेंगे उतने कॉस्ट ऑफ नैपकिन ज्यादा हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से सी एंड डी और वेरिएबल सी एंड डी। क्लियर? अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, कि एक्टिविटी क्या है और कॉस्ट क्या है। अगर ये एक्टिविटी ज्यादा करूं तो कॉस्ट ज्यादा होगी, ये एक्टिविटी कम हो जाए कॉस्ट कम होगी, अगर होगी तो वेरिएबल, नहीं होगी तो फिक्स्ड। दैट्स हाउ यू डिसाइड। समझ आ गई? ट्रिकी है, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना, ठीक। और आपको मैंने पहले कहा दिमाग काम ना करे, गुर्दे को इस्तेमाल करें, ठीक, लेकिन इस्तेमाल करना है जरूर। वो भी खराब है। और एक को बेच दिया, क्यों? आईफोन के लिए। और फिर आईफोन फिर पता चला कि पीटीए भी कराना है अब। नाउ इट्स पर्सनल। सुल्तान बाहर निकल के इधर खड़े हो जाइए, जी बाहर निकले ना, इसको अजीम के लिए चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन क्लास, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको याद हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग पहले से कर चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पता नहीं कहीं लिखा था शुरू में, आप मुझे नहीं पता। ये बोर्ड इतना गंदा है, आप लग रहा है ऐसे कोई पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स क्रिएट दिस सो दैट वी कैन हैव अ लुक एट इट। अच्छा, आप गौर से देखें जी, ओके जी, डायरेक्ट कॉस्ट। सो व्हाट डिड वी से अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट? ट्रेसेबल, इजीली, कन्वीनियंटली, ठीक है, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल। डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन बी easily and conveniently traced to a unit of product or other cost object। अब फिर एक दफा फिर याद रखें, डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आसान से ट्रेस हो जाए किसी भी प्रोडक्ट के लिए या जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट की बात ना करूं, प्रोडक्ट तो वो जो मैं बनाता हूं ना, मैं उसकी बात ना करूं, मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूं, तो आप कहें कि ये तो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे सर, तो डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो याद रखें, ये जो डेफिनेशन इससे पहले हमने बात की थी, हमने कहा था प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट के वर्ड को हटा के अच्छा वर्ड है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो भी चीज हो, अगर डिपार्टमेंट है तो वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। आपने ये देखना है कि ये कॉस्ट इस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट है या नहीं है, यानी ये कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में इजीली, कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है या नहीं है। अगर है तो डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट है, क्या पता सर्विस हो, क्या पता कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट हो, क्या पता कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ और चीज हो, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ये इसकी सबसे अच्छी, आसान, इजी एग्जांपल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बस सबसे आसान एग्जांपल। ओके, लेट्स मूव ऑन। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट इसके ऑपोजिट, जो कि इजीली ट्रेसेबल ना हो, cost that cannot be easily and conveniently traced to a unit of product or other cost object। एग्जाम्पल क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हम जब ये पढ़ रहे थे शुरू में, आज भी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, हमने यही बात की कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर डायरेक्ट कॉस्ट, वेयर एज MOH इज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, क्लियर? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिविजन है। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन। Define and give examples of cost classifications used in making decisions. Decision making में कौन सी कॉस्ट आती है? इसको अभी मैं जनरल बता दूंगा थोड़ा सा, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, पूरा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है जो हमने पढ़ना है, तो ये उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको जनरली देख लें कि ये क्या चीज़ है। इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड देयर इज अ संक कॉस्ट। सो देयर आर 3 कॉस्ट व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट ओवर हियर इन डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। Now, when do you make a decision? When do you make a decision? When do you make a decision? Decision कब लिया जाता है? जब फैसला करना हो किस चीज में? ऑल्टरनेटिव्स में ना। अगर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, अगर मैं कहूं क्लास लेना है, 3:30 बजे क्लास लेनी है, तो फिर तो डिसीजन नहीं लेना ना आपने, फिर तो बस आना है, मजबूर आएंगे। और अगर मैं कहूं नहीं, देखें पढ़ सकते हैं या नहीं, तो फिर आप सोचेंगे अच्छा यार पढ़ सकता हूँ या नहीं, ऑल्टरनेटिव है ना, या पढ़ सकता हूँ तो क्लास लेंगे, नहीं पढ़ सकता तो क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, सो यू हैव ऑल्टरनेटिव्स। सो एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन एटलीस्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स, कम से कम 2 हो। घर जाना है, BRT में जा सकता हूँ, टैक्सी पे जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो डिसीजन लेना है। अगर कोई डिसीजन ही नहीं है, ना आपके पास पैसे हैं, ना BRT का कार्ड है, ना गाड़ी है, ना साइकिल है, तो फिर पैदल ही जाएंगे ना, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक है, तो डिसीजन वहां पे होता है जहां ऑप्शन हो। ऑप्शन होगा, ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तो डिसीजन लेंगे। ओनली दोज कॉस्ट, अब कौन सी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है? ओनली, गौर से देखें जी, दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। When I say cost, so I mean cost and benefit both, दोनों। Only those cost and benefit that differ between alternatives. 2 alternatives हैं, A, B। A है कि BRT में चले जाएं, B है टैक्सी लेके चले जाएं घर। 2 alternatives हैं। इसके दरमियान जो कॉस्ट या बेनिफिट डिफरेंशियल हो, दैट डिफर के क्या मतलब होता है? जो डिफरेंट हो, डिफरेंशियल। द वर्ड इज डिफरेंशियल और डिफर। जो डिफरेंशियल हो सिर्फ वही लेना है। अगर BRT पे आप जाएं और 50 रुपए आपसे टिकट लगे, और टैक्सी वाला आपसे बात कर रहा हो, 2 3 4 स्टूडेंट्स और भी आ जाएं, और सब कहें ठीक है यार सब 50 50 50 कर दो, सारे 50 50 कर दो, तो कह नाउ मुझे बताएं क्या ये कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है विच इज फेयर और रेंट, ये जो कॉस्ट है ये इस डिसीजन को लेने में हेल्पफुल है? क्यों? दोनों सेम है, कॉस्ट तो दोनों सेम है। तो अगर दोनों कॉस्ट सेम है, अगर मैं आपसे कहूं 2 गाड़ियां हैं, इसकी कीमत भी 1 लाख है, इसकी कीमत भी 1 लाख है, तो क्या इस 1 लाख की बेसिस पर आप गाड़ी खरीदने का डिसीजन कर सकते हैं? इस 1 लाख की बेसिस पे नहीं। आप फिर कहेंगे दोनों पैसे सेम है, फीचर्स देखो कौन से अच्छे हैं, देखो टोयोटा कौन सी है, बस टोयोटा जो भी आंखें बंद कर दो वो ले लो। ठीक है, बस टोयोटा है, ठीक, करोला नहीं, फिर भी हम टोयोटा लेंगे, हम पेशावर में रहते हैं, हम सिर्फ टोयोटा लेंगे बस, और हम कुछ नहीं लेंगे। हाँ, उसकी रीसेल वैल्यू है, उसके स्पेयर पार्ट आसान है, बस टोयोटा है, बस हम टोयोटा लेंगे, बस हमारी मर्जी। ठीक, ओके, सो लेट्स मूव क्लास। सो नाउ अगर कॉस्ट डिफरेंट होगी तो फिर फायदा बनेगा ना, अगर कॉस्ट सेम है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर इसकी बजाय ये 150 होता तो फिर आप कहते हैं हाँ आसान है, अब आसान है, 50 कम है, इधर जाएंगे, इजी। डिफरेंशियल, जो कॉस्ट डिफरेंट हो, सेम नहीं, सेम होगा तो डिसीजन नहीं ले सकता, डिफरेंट होगा तो डिसीजन ले सकता हूं। ओनली दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, और बेनिफिट के लिए भी सेम है। इन बेनिफिट्स दैट डिफर बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, 2 जॉब्स हैं, आपसे कहूं आपको 2 जॉब की ऑफर है, आप या तो टाइपिस्ट बन जाएं और या फिर आप डेटा एंट्री कर दें मेरे लिए। ठीक, और ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ये कोई और टीचर ऑफर कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 500 रुपए घंटा दूंगा, ये भी कह रहा है 500 रुपए घंटा। कैन यू डिसाइड ऑन दिस बेसिस? नो। अब बाकी देखेंगे कि क्या ये जॉब अच्छी है नहीं है, व्हाटएवर बाकी फीचर्स, लेकिन इस बेनिफिट की बेसिस पे आप नहीं कर सकते।
तब कर सकते हैं व्हेन दिस बेनिफिट इज डिफरेंशियल, जब अलग अलग हो, एक ज्यादा हो एक कम हो, इनके दरमियान फर्क हो, डिफरेंस हो, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है. सो ओनली दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट डिफर बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स आर रेलेवेंट इन अ डिसीजन, वो रेलेवेंट होगा. ऑल अदर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कैन एंड शुड बी इग्नोर्ड. सेम है, इग्नोर, कुछ और देखें, कुछ और सोचें, किसी और बेसिस पे डिसीजन करें. सेम है, इग्नोर, किसी और बेसिस पे डिसीजन करें, रेलेवेंट नहीं है. रेलेवेंट कॉस्ट वो है जो कि डिफरेंशियल है. अगर डिफरेंशियल है तो रेलेवेंट है, डिफरेंशियल नहीं है तो रेलेवेंट नहीं है. सर तो बेनिफिट्स में भी तो डिफरेंस आता है. हाँ, बेनिफिट्स अगर डिफरेंट हैं तो रेलेवेंट हैं, अगर डिफरेंट नहीं है तो रेलेवेंट नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. कुछ और सोचें आप, ठीक है, कोई और फीचर देखें इसका. बेनिफिट को ना देखें, कॉस्ट को देख लें. टाइपिंग की जो कॉस्ट है उसके लिए आपको एक टाइपराइटर कीबोर्ड चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए. सिस्टम की कॉस्ट है 30,000. ठीक, डेटा एंट्री के लिए मोबाइल पे भी हो सकती है, लेट्स से, ठीक है, और मोबाइल मिल जाएगा 10,000 का. डिफरेंट है, नाउ यू कैन डिसाइड. ठीक है, अगर सेम होता तो फिर कहते हैं चलो यार किसी और बेसिस पे देखो. ठीक, हाँ, टाइम देख लो या आसानी देख लो, कौन सा आसान है, किसमें जल्दी पैसे कमा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट. ओके, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज दैट डिफर अमंग ऑल्टरनेटिव्स आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू. जो डिफरेंट हो, जो डिफरेंट हो, ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान डिफरेंट कॉस्ट हो या रेवेन्यू हो, वी कॉल इट एज डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू. For example, you have a job paying 1,500 per month in your hometown. आपका होम टाउन पेशावर, पेशावर के अंदर जॉब करेंगे तो कितना मिल रहा है? 1,500. You have a job offer in a neighboring city. Neighboring city? चारसदा. चारसदा is a city? Is चारसदा a city? मर्दान, मर्दान, बड़ा शाकस. ओके, ओके जी. ओके, लेट्स से बाड़ा, चले, लेट्स कॉल बाड़ा सिटी. ओके, सो लेट्स से बाड़ा. ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, calm down, all of you, come back. Okay, so the other one is 2,000 per month. अब ये इस जॉब का क्या हुआ, इस डिसीजन का कॉस्ट या बेनिफिट? ये आपको पे मिल रही है ना, सैलरी, सो इट इज अ बेनिफिट. ओके, दिस इज अ बेनिफिट. अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट दिस वन इज गुड. ओके, लेट्स मूव ऑन. द कम्यूटिंग कॉस्ट ऑफ द सिटी टू द सिटी इज 300 पर मंथ. लेकिन एक और मसला है, बड़ा रोज जाऊंगा और वापस आऊंगा तो 300 रुपए लग जाएंगे. सो कॉस्ट पेशावर के अंदर अगर करूंगा तो लेट्स से मेरे घर के नजदीक है, पैदल चला जाऊंगा. ठीक, तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट इज 0. ओवर हियर द कॉस्ट इज 300. अब अगर डिफरेंशियल बेनिफिट देखूं, सो डिफरेंशियल बेनिफिट इज हाउ मच? 500 हियर. लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट भी है 300. तो इसका मतलब नेट डिफरेंशियल कॉस्ट आएगी या बेनिफिट आएगा? ये 200 मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा. सो नेट डिफरेंशियल बेनिफिट इज हाउ मच? 200 ऑफ वर्किंग वेयर इन बाड़ा. सही, तो आप कहते हैं लेट्स गो टू बाड़ा. लेट्स. अब अगर यहां पर एक और चीज उसने लिखी होती कि टाइम, और टाइम क्वांटिफाई अगर आप कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप उसकी बेसिस पे डिसीजन लेंगे, अदरवाइज नहीं ले सकते. ठीक है, टाइम अगर आप क्वांटिफाई कर सकते हैं ना कि यार इतने टाइम में तो मैं यहां पर एक और जॉब कर लूं, वो फिर 100 रुपए और भी कमा सकता हूं, तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये टाइम भी लगेगा यार, 2 घंटे लगेंगे जाने में और फिर 2 घंटे आने में, 4 घंटे. 4 घंटे में मैं अगर यहाँ पे अपनी जॉब से फारिग होऊंगा तो 4 घंटे कहीं और जाकर काम कर लूंगा, 200 और कमा लूंगा बस. तो 200 और कमा लूंगा तो फिर बराबर है. तो फिर क्यों उधर जाऊं बाड़ा, इतना जाऊं, बस में बैठूं और आऊं और फिर आऊं, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होती है. तो ये ज्यादा अच्छा है पेशावर. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डिसाइड. गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया. ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आप पहले कर चुके हैं. ये क्या चीज होती है? एक अपॉर्चुनिटी को चूज करके जो
जो दूसरा छोड़ा उसका साइज जो करते हैं जो पोस्ट आप एक दूसरे पर यानी इफ यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स, इस एक को सिलेक्ट कर दूं तो इसका बेनिफिट जो मुझसे चला गया, द बेनिफिट फॉर गॉन इज द कॉस्ट फॉर टेकिंग दिस ऑल्टरनेटिव। इसका कॉस्ट है कि इस वाले का जो बेनिफिट है वो मुझसे चला गया, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन अप, जो मैंने छोड़ दिया, व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। जब आप एक ऑल्टरनेटिव को लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो बेनिफिट आपको आ रहा था वो आपसे चला जाए, वो आ गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू वर नॉट अटेंडिंग कॉलेज यू कुड बी अर्निंग 15,000 पर ईयर। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉलेज को अटेंड करने का, यूनिवर्सिटी को अटेंड करने का एक तो आपकी अपनी कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हैं, फीस, बुक्स की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट कॉस्ट, ये तो है। इसके साथ साथ इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अगर आप यहां पर ना पढ़ रहे होते तो आप कुछ कमा रहे होते, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुड बी अर्निंग 15,000 पर ईयर, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग कॉलेज फॉर 1 ईयर इज 15,000। ये आपकी कॉलेज अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। क्लियर? क्लियर? जाए आगे, लेट्स मूव ऑन। संक, डूब गई, हाँ, जो बस आपने कर दी है वो वापस नहीं आ सकती, वो तो हो गई है, वो डूब गई। हाँ, यूनिवर्सिटी की जो फीस दी वो गई बस। अब कुछ, अब पढ़े आप बस, अब ये तरीका पढ़े, अब और कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो सम कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, कर चुके हैं, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, वापस नहीं आ सकती, कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ और इन द फ्यूचर, दे शुड बी इग्नोर्ड व्हेन मेकिंग डिसीजंस। तो जब भी डिसीजन लेंगे तो जो कॉस्ट आपने इनकर कर दी है ऑलरेडी, उसको कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, घर से यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार BRT 50 रुपए, और अगर ओन कार उस पर पेट्रोल लगेगा 100 रुपए, लेट्स से नजदीक है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन कार, वाटर कार, ठीक है, ओके, 100 रुपीज। आप कहें कि नहीं मैं तो गाड़ी लेके जाऊंगा, क्यों? मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 10 लाख की कॉस्ट लगाई है इसके ऊपर, तो लगाई है, वो तो गई, वो तो चली गई है, संक। अब आपने डिसाइड करना है इस बेसिस पे, 50 और 100, डिसाइड ऑन दिस बेसिस, डू नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। तो जो ऑलरेडी बीन इनकर्ड है वो तो संक हो गया, वो तो चला गया, इसकी बेसिस पे डिसाइड करें कि अभी क्या करना है, ठीक है। सो दैट इज संक कॉस्ट। जी, क्लियर? ओके, the 10,000 cost, you bought an automobile that cost 10,000 2 years ago. The 10,000 cost is sunk because whether you drive it, park it, trade it or sell it, you cannot change the 10,000 cost. वो चेंज नहीं हो सकती। आप जो भी इस गाड़ी के साथ करना चाहते हैं वो डिसाइड करें, वो चेंज नहीं हो सकती। आप गौर से सुने, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सपोज यू आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू ड्राइव और टेक द ट्रेन टू पोर्टलैंड टू अटेंड अ कॉन्सर्ट। ड्राइव और टेक अ ट्रेन, दो ऑप्शन हैं, ओके। यू हैव एम्पल कैश टू डू आइदर, पैसे हैं, मसला पैसों का नहीं है, बट यू डोंट वांट टू वेस्ट मनी नीडलेसली। लेकिन मैं कहता हूं यार पैसे ज्यादा खर्च ना, फजूल ना खर्च करूं, पैसे हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, गाड़ी में जाना चाहूं जा सकता हूं, ठीक, क्या करूं? अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा घट तो नहीं ना, आई एम स्लिम एंड स्मार्ट, ओके। इज द कॉस्ट, ओके, is the cost of the train ticket relevant in this decision? अब ट्रेन टिकट की कॉस्ट इस डिसीजन में रेलेवेंट है कि नहीं है? आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रेन में जाऊं या अपनी गाड़ी पे जाऊं। तो जो ट्रेन टिकट की कॉस्ट है, क्या वो रेलेवेंट है? इन अदर वर्ड्स, should the cost of the train ticket affect the decision of whether you drive or take the train to Portland? Yes. Not relevant. मनी भी वेस्ट करना चाहिए, पेट्रोल का कम क्यों? आपको देखें, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना,
आपने वो ऑल्टरनेटिव अपने पास लिख लेने हैं, कार, ट्रेन, लिख दिया। अब आप देखेंगे इसके कॉस्ट कितना है, इसका बेनिफिट कितना है। कॉस्ट आप देखेंगे, कार की कॉस्ट कितनी है, ट्रेन की कॉस्ट कितनी है। ट्रेन की कॉस्ट, ट्रेन का टिकट है ना, ट्रेन का टिकट है, टिकट 1000 रुपए का है। तो क्या ये कॉस्ट, ये 1000 इस डिसीजन में कि मैं कार पे जाऊं या ट्रेन पे जाऊं, रेलेवेंट है? ओके, हैज इट स्टार्टेड? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन अगेन। सो नाउ वी सेड इफ you have that car which you bought 2 years ago for 10,000, now it can be sold for 5,000. now is this a sunk cost? sunk cost हमने कहा वो चीजें जो पहले पे कर चुके हैं। तो आपने पहले कितनी पे की थी? 10,000, तो वो sunk cost है। ये जो 5,000 है ये तो आपके पास आएंगे ना, so this is not your sunk cost, so no, it is not a sunk cost। एक वक्त में एक बंदा, जी अजीम, सर ये उस संक कॉस्ट से माइनस होगी या नहीं, ये 5000 ये संक कॉस्ट से माइनस होगी या नहीं। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑफ कार, तो फिर माइनस होगी। 10,000 माइनस 5,000 इक्वल्स 5,000 लॉस, तब माइनस होगी। लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, नहीं माइनस होगी, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं जो कॉस्ट हो गई उसको नहीं देखना, वो तो हो गई है, अभी देखें कि अभी क्या हो सकता है। हमने कहा था कि इरिवर्सिबल कॉस्ट है संक कॉस्ट, हाँ, लेकिन ये तो रिवर्सिबल कॉस्ट है। ये रिवर्सिबल कॉस्ट है, ये रिवर्सिबल कॉस्ट नहीं है, ये इसको मैं रिकवर कर रहा हूं। ठीक है, और रिकवर कर रहा हूं 5,000। तो अगर इसको मैं 5,000 रिकवर कर रहा हूं और मैंने कुछ और एनालिसिस करना है, तो उसमें कैसे, उसमें आई विल इंक्लूड 5,000 ओनली, कि 5,000 रिकवरेबल, 5,000 संक। लेकिन ये जो 5,000 है ये तो किसी भी तरीके से संक कॉस्ट नहीं है। ठीक है, क्या आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई और काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी अराइज होगी ना। गाड़ी रखी है तो 5,000 नहीं चलेगा, बेच दी 5,000 तो अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी इस सेंस में आ सकती है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं इसको स्क्रैप कर दूं या मैं इसको बेच दूं, तो फिर 10,000 जो इसकी संक है वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती है। सर इसको एक्विजिशन कॉस्ट कह सकते हैं, संक कॉस्ट को नहीं, एक्विजिशन कॉस्ट हाँ कह सकते हैं अगर उसके बाद और कोई कॉस्ट इनकर ना हो। ठीक है, बट इट्स नॉट ऑलवेज एन एक्विजिशन कॉस्ट। इस केस में यस, इट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, तो हमने ये 4 चीजें पढ़ ली। ओके, पे अटेंशन, हमने ये 4 चीजें पढ़ ली। हमने कॉस्ट पढ़ी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हुए हमने कहे थे कुछ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, पे अटेंशन क्लास, कुछ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट किस तरह बिहेव करती है, कुछ कॉस्ट ज्यादा या कम होती है, कुछ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल। असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होती है, कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं जाती। डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है रेलेवेंट कॉस्ट। इसके अंदर जो कॉस्ट पहले दे दी, जो पे कर दी पहले, वो संक कॉस्ट, वो इररेलेवेंट कॉस्ट। डिफरेंशियल रेलेवेंट है, डिफरेंशियल कॉस्ट, और संक कॉस्ट इररेलेवेंट है। ये सब कुछ हम अब तक पढ़ चुके हैं। हमने आगे लेबर की कॉस्ट पढ़नी है, विच इज दिस अपेंडिक्स। जी पॉज कर दें, पॉज नॉट स्टॉप। सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट further classification of labor cost. Before we do that, pay attention class, pay attention. Before we do that, I want to introduce another topic which is called as contribution format income statement. This is called as contribution format income statement. So the format is different. The format is called as contribution format or contribution margin format.
contribution margin format. Okay, now what is contribution margin? What is contribution margin? इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि contribution margin क्या होता है. इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें कि contribution margin, pay attention class, contribution margin is sales minus variable cost. This is contribution margin. ठीक है. अब अगर कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट की तरफ आऊं, कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट जो इज अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको अभी से बता देता हूं, बाद में फिर डिटेल बाद में बताऊंगा. द आइडिया इज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स you get a figure which is called as contribution margin. What is contribution margin? या contribution margin इसको क्यों बोलते हैं? Because it contributes to fixed cost, and when fixed cost is covered, the remaining is your net income. मैं वेरिएबल को और फिक्स को अलग अलग इसलिए डिसाइड करता हूं या इसलिए रखता हूं, क्लासिफाई करता हूं ताकि मुझे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो. किस तरह? मैं ये देखता हूं कि यार कितनी सेल्स कर लूंगा तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेता हूं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या कि इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स माय फिक्स कॉस्ट. यानी इफ माय